अनामिका बहुत ही स्टाइलिश थी, जिसे सुंदर सुंदर कपड़े पहनना और हमेशा तैयार होकर रहना बहुत अच्छा लगता था। उसकी सास हमेशा उससे परेशान रहा करती, क्योंकि जितना वो अपने आप को साफ सुथरा और अच्छा रखा करती, उसका घर और रसोई उतनी ही खराब रहती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास पानी पीने के लिए रसोई में जाती है, जहाँ वो फैली हुई रसोई देखती है और खुद से कहती है, अनामिका बहू, मैं तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ। घर की साफ सफाई पर थोड़ा ध्यान दिया करो। लेकिन नहीं, इसे तो मेरी कोई बात सुननी ही नहीं होती। अरे इससे कुछ कहना मतलब बहस के आगे बीन बजाने जैसा है। अनामिका की सास ये बोल रही होती है कि तभी वहाँ पर अनामिका भी पानी पीने के लिए आ जाती है और अपनी सास को वहाँ देखकर कहती है, अरे माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती, मैं आपके लिए लेकर आ जाती। बहू, तू मेरे लिए क्या लेकर आएगी? बस अपनी जिम्मेदारी रोज अच्छे से निभा ले, वही मेरे लिए बहुत है। तूने रसोई का हाल देखा है? रोज तू लाली लिपस्टिक लगाकर टिप टाप होकर बैठ जाती है, लेकिन कभी रसोई और घर का ख्याल भी कर लिया कर। पूरी रसोई देख कैसे फैली पड़ी है। रात के बर्तन अभी तक साफ नहीं हुए हैं। माँ जी, मैंने तो आपको कई बार कहा है कि हम घर में एक नौकरानी रख लेते हैं, लेकिन आप तो मेरी बात सुन के राजी ही नहीं हो। बहू, मेरा बेटा जो कमाता है उसी से घर का खर्चा चलता है, और दूसरा बेटा भी नौकरी ढूंढ ही रहा है, तो मैं इतनी जल्दी अपने सर पर और खर्चा नहीं उठा सकती। इसलिए अच्छा यही है कि तू ही सुधर जाए। अब अनामिका अपनी सास की ताने सुनकर हल्की फुल्की सफाई करके छोड़ देती है। उसे घर का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इन सब से वो परेशान थी। ऐसे ही एक दिन सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी रौनक ने कहा, माँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम छोटे की शादी कर देते हैं। घर में एक और बहू आ जाएगी तो अनामिका को भी काम में आसानी होगी। तू कौन से काम की बात कर रहा है? तेरी बहू सिर्फ खुद को तैयार रखने का काम करती है, बाकी घर का काम तो सारा फैला रहता है। अब तो मेरी भी उम्र हो गई है, मुझे घर का काम करना नहीं होता है अब, वरना मैं घर और रसोई दोनों को अकेले संभाल लूं। वैसे बात तो सच कही माँ जी ने। खैर माँ जी, रौनक जी ठीक कह रहे हैं। अगर धीरज भाई की शादी हो जाएगी तो घर में देवरानी आ जाएगी और मुझे पूरी रसोई को साफ नहीं रखना पड़ेगा। वो अपने आप ही सारा काम संभाल लेगी। और वैसे भी देवर जी की नौकरी लगने वाली है, बस ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है। और तो और अब वो जिम्मेदार हो चुके हैं। अगर खुद के साथ वो घर की भी जिम्मेदारी संभाल लें तो इसमें बुराई क्या है? बेटी बहू की बात सुनकर सास को कहीं ना कहीं उनकी बातें ठीक लगती है, और धीरज की माँ ने धीरज से सवाल किया, धीरज बेटा, वैसे तेरे भैया भाभी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर तुझे कोई एतराज नहीं है तो हम तेरे लिए लड़की तलाशना शुरू कर देते हैं। ठीक है माँ, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। इस तरह अब सभी लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद अनामिका सब लोगों के जूठे बर्तन रसोई में लेकर जाती है और उन्हें सिंक में छोड़ देती है। सुबह जब सास चाय बनाने के लिए जाती है तो पूरी रसोई से गंदी महक आ रही थी। अनामिका बहू को समझा समझा कर मैं थक गई हूँ, लेकिन इसके तो कान पर जू तक नहीं रेंगती। बस मेरी दूसरी बहू समझदार आ जाए जो रसोई और घर दोनों को अच्छे से रखे, वरना मेरी मॉडर्न बहू ने तो रसोई को बदबूदार और गंदा बनाया हुआ है। इतना बोलकर सास अब खुद ही रसोई की साफ सफाई करने लगती है। दोपहर के समय अनामिका, धीरज, रौनक पल्लवी को देखने के लिए निकल जाते हैं। पल्लवी कम पढ़ी लिखी थी और सिंपल कपड़े पहना करती थी। वहीं अनामिका पल्लवी को देखने के लिए जाते हुए भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाती है। अनामिका की सास ने पल्लवी से सवाल किया, बहू कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? घर का कामकाज तो जानती हो ना? हमारे घर को अच्छे से संभाल तो लोगी ना बेटा? माँ जी, दरअसल मेरी माँ का निधन मेरे बचपन में हो गया था, इसलिए मैं 12वीं के आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। मैं शुरू से गांव में रही हूँ। मेरे भैया भाभी की यहाँ नौकरी लग गई तो दोनों के साथ मैं भी शहर आ गई, लेकिन घर का सारा कामकाज मुझे बहुत अच्छे से आता है। अरे वाह, फिर तो मजा आ गया। अब मेरी एक गंवार देवरानी पूरे घर को संभालेगी और मैं सिर्फ अपने आप को संभालूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे भी ऐसी ही बहू चाहिए थी जो बेटी बनकर आए और पूरे घर को अच्छे से संभाल ले। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। अब ऐसे ही पल्लवी और धीरज की शादी हो जाती है। पल्लवी अगले दिन रसोई में जाती है तो रसोई बहुत बुरी तरह से फैली हुई थी, जिसे देखकर पल्लवी ने कहा,
ये सब कुछ क्या है? रसोई कितनी बुरी तरह से फैली हुई है। रसोई से ही तो घर में बरकत आती है। अगर रसोई ऐसी फैले रहेगी तो घर में लक्ष्मी माँ का प्रवेश कभी नहीं होगा। और पूरी रसोई को अच्छे से साफ करने लगती है। वो गैस, सारे बर्तन, सब कुछ अच्छे से साफ करती है। थोड़ी ही देर में रसोई चमकने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास आती है और रसोई की इतनी काया पलट देखकर कहती है, अरे ये क्या है पल्लवी बहू, तूने तो आते ही रसोई की काया पलट कर रख दी। कितनी समझदार है तू। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पड़ोसी की रसोई में आई हूँ। माँ जी, गाँव में मुझे जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए यहाँ जल्दी ही मेरी आँख खुल गई। मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, तो मैं चाय पीने रसोई में आई थी। मैंने देखा कि रसोई का बहुत बुरा हाल है, तो मैंने रसोई की सफाई कर दी। अरे वाह बेटा, मुझे भी सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। कोई बात नहीं, तूने इतनी मेहनत की है, तू बैठ, मैं तेरे लिए और अपने लिए अभी चाय बना देती हूँ। उसके बाद दोनों सास बहू बैठकर चाय पियेंगे। अब पल्लवी की सास चाय बना देती है और पल्लवी और उसकी सास साथ में बैठकर चाय पीते हैं। थोड़ी ही देर में सब लोग अब जाग जाते हैं, जिसके बाद पल्लवी सब लोगों के लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाती है। अब अनामिका बहुत खुश थी क्योंकि उसकी देवरानी जो आ गई थी, जो रसोई को खूबसूरत बनाकर रखती। अनामिका ने ये सब देखकर अपने मन में कहा, तेरी तो निकल पड़ी, कितने मजे आएंगे अब तुझे। ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा और पूरे घर का काम तेरी गंवार देवरानी संभाल लेगी। देखो, इसने रसोई को भी कितना साफ रखा है। ऐसे ही अब पल्लवी ने पूरे घर को जोड़कर रखा था। हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ पल्लवी का नाम रहता। ये सब देखकर धीरे धीरे अनामिका को बुरा लगने लगता है और एक दिन उसकी सास ने कहा, पल्लवी बेटा, आज रात के खाने में मलाई कोफ्ते बना लेना। आज फोन चलाते हुए रील देखी, मलाई कोफ्ते खाने की इच्छा जागृत हो गई। अब इस घर में तेरे अलावा कौन काम करता है, इसीलिए सोचा तुझे बता दूं। ठीक है माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं मलाई कोफ्ते बना दूंगी और उसके साथ लच्छे पराठे भी बनाऊंगी। मलाई कोफ्ते के साथ लच्छे पराठे काफी बढ़िया लगते हैं। माँ जी, आज मैं सोच रही थी मैं खाना बना देती हूँ, पल्लवी तो रोज बनाती है। रहने दे बहू, वैसे भी तू मॉडर्न है। अगर तू मलाई कोफ्ते बनाने जाएगी तो पूरी रसोई खराब कर देगी और फिर उसे साफ करने में पल्लवी बहू को दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए रसोई का काम पल्लवी बहू को ही करने दे। ये बात सुनकर अनामिका का मुंह उतर जाता है, लेकिन पल्लवी इस बात को भाप लेती है। अगली सुबह पल्लवी अपने घर वालों के लिए नाश्ता नहीं बनाती। तभी अनामिका उसके कमरे में जाती है और कहती है, पल्लवी, आज तुमने नाश्ता नहीं बनाया? भाभी, आज मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए आज आप नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना भी संभाल लेना। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं रसोई संभाल लूंगी। अनामिका समझ जाती है कि पल्लवी झूठी बीमारी का नाटक कर रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब अनामिका रसोई में जाती है और सफाई के साथ सब लोगों के लिए प्यार से नाश्ता बनाकर रख देती है। जैसे ही सब लोगों ने नाश्ता खाया तो आज भी नाश्ता बहुत बढ़िया बना है, लेकिन पल्लवी तो बीमार है, फिर ये सब कुछ भाभी आपने बनाया है क्या? फिर तो तूने रसोई को तहस नहस कर दिया होगा। अब उसे कौन साफ करेगा? पल्लवी बहू तो आराम कर रही है। माँ जी, रसोई जाकर देखिए, आपकी मॉडर्न बहू ने रसोई को बहुत अच्छे से रखा है। अब अनामिका की सास रसोई में जाकर देखती है तो रसोई सचमुच बहुत चमचमा रही थी। उसे ये देखकर अच्छा लगता है कि पल्लवी के साथ रहकर उसकी मॉडर्न बहू भी बदबूदार रसोई को साफ सुथरा रखना सीख गई है। बहुत खूब बहू, तू अपनी जिम्मेदारी समझ गई, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। तू खुद को साफ सुथरा रखने के साथ साथ रसोई को भी साफ सुथरा रखने लगी है। वैसे भी ये जरूरी है क्योंकि वहाँ पर हम खाना बनाते हैं। अगर हम वहाँ गंदगी रखेंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। माफ करना माँ जी, आज तक खुद को साफ रखने के चक्कर में मैंने कभी खुद के घर पर ध्यान ही नहीं दिया। जब से पल्लवी आई तब से मुझे एहसास हुआ कि जितनी खुद की सफाई रखना जरूरी है, उतना ही घर और रसोई साफ रखना भी जरूरी है। इस तरह मॉडर्न बहू की बदबूदार रसोई अब सुंदर रसोई में बदल जाती है क्योंकि उसे गवार बहू की सुंदर रसोई का साथ जो मिल गया था। अब अनामिका ने सीख लिया था कि अच्छी रसोई बनाने के लिए रसोई को साफ रखना भी बहुत जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से अनु की बहू गीतिका की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। काफी दवाई लेने के बाद भी गीतिका की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया था, जिसके चलते अनु गीतिका को एक बड़े अस्पताल में लेकर जाती है, जहां डॉक्टर श्वेता उससे बोलती है, अनु जी, आपकी बहू के कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं इनको क्या हुआ है। जी ठीक है डॉक्टर,
आज ही अपनी बहू का ब्लड टेस्ट करवा ही देते हैं। ठीक है, सारे टेस्ट हॉस्पिटल में ही हो जाएंगे। मैं अभी स्टाफ बॉय को बुला देती हूँ, वो आपके बहू को ब्लड टेस्ट के लिए ले जाएगा। इतना कहकर श्वेता अपने टेबल पर रखे बैल को बजाती है। तभी हॉस्पिटल के स्टाफ का एक लड़का वहां पर आता है। श्वेता एक स्लिप में उसे गीतिका के टेस्ट के बारे में लिखकर दे देती है। एक लड़का गीतिका को अपने साथ लैब में ले जाता है, जहां गीतिका के अलावा एक और पेशेंट बैठी हुई थी। तभी वो लड़का बोलता है, आपका नाम क्या है? गीतिका। और आपका नाम क्या है? गिट्टिका। क्या बात है, कमाल की बात हो गई। दोनों का नाम सेम टू सेम। चलिए कोई नहीं, मैं दोनों का ब्लड सैंपल ले लेता हूँ। सुनिए, मेरे वाले पे आप गीतिका चौहान लिख दीजिए ताकि मिस्टेक ना हो। इतना कहकर वो लड़का पहले गीतिका के ब्लड सैंपल लेता है और फिर साइड में रखकर उस लड़की के ब्लड सैंपल लेता है और दोनों को बाहर भेज देता है। तभी उस लड़के का फोन बजता है और वो फोन पर बात करने लगता है। इसी बीच गलती से दूसरी लड़की के ब्लड सैंपल के ऊपर वो गीतिका के नाम के स्लिप लगा लेता है। ब्लड सैंपल के टेस्ट को लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। अगले दिन अनु गीतिका को लेकर अस्पताल आती है। रिपोर्ट्स लेकर वो अनु के पास जाती है। डॉक्टर श्वेता रिपोर्ट पढ़कर बोलती है, जी देखिए, बात ये है कि आपकी बहू कुछ दिन की ही मेहमान है। इन्हें ब्लड कैंसर है और वो भी फाइनल स्टेज का। आई एम सॉरी, पर उनके पास वक्त बहुत कम है। ये क्या कह रही हैं आप? आपके कहने का क्या मतलब है कि मेरी बहू मरने वाली है? जी हौसला रखिए, जो रिपोर्ट्स कह रहे हैं मैं वही बता रही हूँ आपको। आपको जरूर कोई धोखा हो रहा है। आप अच्छे से पढ़िए, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरी बहू को इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है? प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अब आपको आपकी बहू का बहुत ख्याल रखना है। जब पेशेंट को ये पता हो कि वो मरने वाला है तो उसके लिए इस टाइम को काटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप जितना हो सके अपनी बहू को खुश रखने की कोशिश कीजिए। बाकी जो भी दवाइयाँ हैं वो मैं लिख कर दे देती हूँ। इतना कहकर श्वेता प्रिस्क्रिप्शन लिखकर अनु को दे देती है। अनु उसे और रिपोर्ट्स को लेकर बाहर आ जाती है, जहां गीतिका बोलती है, माँ जी, डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या हुआ? मैं ठीक तो हूँ ना? माँ जी, क्या हो गया? कुछ बोलिए तो सही। बहू तू मरने वाली है। तुझे कैंसर हुआ है। तेरे पास बस थोड़े से ही महीने का समय रह गया है। अनु की बात सुनकर गीतिका के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। काफी देर तक वो कुछ नहीं बोलती और एकदम से चुप हो जाती है। तभी अनु बोलती है, बेटा तू चिंता मत कर, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर के पास तुझे लेकर जाऊंगी, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। अपनी सास पर भरोसा रख बेटा। जैसे तैसे समझाकर अनु गीतिका को घर ले आती है। अपने मरने की बात सुनकर गीतिका एक अजीब सी सोच में डूब जाती है। अब वो ना ठीक से खाती थी और ना किसी से बात करती थी। बस सारा सारा दिन उसकी आंखों में आंसू यूं ही बहते रहते। ये देखकर अनु गीतिका से बोलती है, गीती का बेटा, माना कि बहू तू मरने वाली है। तेरे हाथों में जीवन की रेखा बहुत कम है, पर जितनी है बेटा तू उसी में ऐसे रो रो कर क्यों बिता रही है? मुझसे तेरा ये दर्द देखा नहीं जाता बेटा। तेरे पास जितना वक्त है उसमें तू हंस खेल, तुझे जो चाहिए वो कर, पर खुद को ऐसी तकलीफ मत दे बेटा। माँ जी, मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। जब जब मुझे ख्याल आता है मेरे पास बस गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं। मैं हर दिन एक मौत मरती हूँ माँ जी। मुझे तो यमराज साक्षात दिखाई देते हैं। मुझे तो आपके अंदर भी यमराज दिखाई देते हैं। मैं आप लोगों पे बोझ बन गई हूँ। इससे तो अच्छा था भगवान मुझे सीधे बुला लेता। मैं ऐसे दिन दिन नहीं मर सकती माँ जी, नहीं मर सकती। इतना कहकर गीतिका रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। दिन गुजरते हैं। गीतिका की कैंसर की बीमारी धीरे धीरे आसपास के लोगों को पता चलने लगती है। हर कोई उसे सिंपैथी देने के लिए उसके घर पर आता है और गीतिका धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है। ऐसी अनु की देवरानी कुमकुम गांव से गीतिका का पता लेने आती है और बोलती है, दीदी, बहू के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा कि बहू मरने वाली है। ये बात सोच सोच के हमारा कलेजा छिला जा रहा है। ना जाने आप ये गम कैसे पी के जी रही हो। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैंने हर किसी अच्छे बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन गीतिका के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी बहू मुझे छोड़कर चली जाएगी। इस सच को मैं झुठला नहीं सकती हूँ। दीदी, हौसला रखिए। आप ही को तो बहू को हिम्मत देनी है। और कितना हौसला बनाऊं कुमकुम?
हौसला देते देते तो मैं खुद टूट गई हूँ ना जाने मेरी बहू के भाग्य में ये क्यों लिखा था। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन किसी को अब तक इस बात की खबर नहीं थी कि कैंसर की एक रिपोर्ट ब्लड टेस्ट पर बना दी गई है। डॉक्टर श्वेता कैंसर के अकॉर्डिंग गीतिका का ट्रीटमेंट करती जाती है। गलत मेडिसिन खाने की वजह से अब गीतिका की तबीयत और ज्यादा बिगड़ना शुरू हो जाती है। साथ ही उसका डिप्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है। अनु फिर से गीतिका को डॉक्टर श्वेता के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर गीतिका की हालत को देखकर बोलती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। जो सिम्टम्स कैंसर पेशेंट के अंदर दिखते हैं वो तो इनमें दिखाई नहीं दे रहे, जबकि इनकी ब्लड रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि इनको 3rd स्टेज ऑफ कैंसर है। ट्रीटमेंट भी उसी की अकॉर्डिंग किया जा रहा है, फिर भी रिजल्ट कुछ और ही बयां कर रही है। डॉक्टर कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी बहू को मैं ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती हूँ। मेरी बहू मरने से पहले ही जिंदा लाश हो गई है। गीतिका, क्या कुछ बात है जो हम सबको ना पता हो और तुम जानती हो? कुछ है तो प्लीज बताओ ताकि मुझे कुछ समझ आ सके। प्लीज गीतिका बोलो। डॉक्टर, मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था उस दिन वहाँ। इतना कहकर गीतिका डॉक्टर श्वेता को ब्लड टेस्ट के दौरान मिली गीतिका नाम की उस लड़की के बारे में बताती है। ये सब सुनकर डॉक्टर श्वेता गीतिका और अनु को बाहर भेज देती हैं, जिसके बाद डॉक्टर श्वेता उस लड़के को बुलाती हैं जहां पर गीतिका का टेस्ट किया गया था, और जिसने गीतिका का टेस्ट किया था उससे वो बातें करते हुए बोलती हैं, क्या तुम श्योर हो कि उस दिन जो गीतिका चौहान के नाम से तुमने ब्लड सैंपल लेबोरेटरी में भेजा था वो इन्हीं का था? हाँ हाँ मैडम, इन्हीं का था। पर क्या? अब मैडम वो ना बीच में मुझे ना कॉल आ गया, और जब मैंने कॉल रखा ना तो मैं भूल गया कि गीतिका चौहान कौन है और गीतिका कौन है। तो मैंने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और लिख दिया। आर यू मैड? तुम जानते भी हो तुम्हारे इस दिमाग लगाने की वजह से किसी का कितना नुकसान हो सकता है। जब तुम जानते हो कि तुम्हें ड्यूटी पर फोन अलाउड नहीं है, फिर तुमने फोन यूज क्यों किया? जल्दी से दूसरी वाली गीतिका की भी रिपोर्ट की कॉपी लेकर आओ अभी। इतना कहकर वो लड़का फटाफट से दूसरी वाली गीतिका की रिपोर्ट की कॉपी लेकर आता है। अनु और गीतिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। डॉक्टर फिर से गीतिका का ब्लड सैंपल लेते हैं और इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट लेबोरेटरी से मंगवाती है, जिसके बाद अनु और गीतिका को वापस से अपनी केबिन में बुलाती है और बोलती है, अनु जी, आपके लिए गुड न्यूज है, अब आपकी बहू नहीं मरने वाली है। ये क्या कह रही हैं आप डॉक्टर? मतलब ये खुशी की बात है, लेकिन पहले जो आपने कहा था मेरी बहू बच नहीं सकती, वो कैसे मुमकिन हुआ? ये आपको वही बताएगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने ना गलती से ना ब्लड सैंपल चेंज कर दिया, और जिसके कारण आपको ये लगा कि आपकी बहू को बीमारी हो गई है, और इलाज के लिए जो दवाइयाँ इनको दी गई उसे खाने से इनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और ये डिप्रेशन में चली गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हारी इस माफी की कोई वैल्यू नहीं है। पेशेंट की नजरों में डॉक्टर उनके लिए भगवान होते हैं। कितना भरोसा करके कोई पेशेंट हमारे पास इलाज करवाने के लिए आता है, लेकिन तुम जैसे लोगों की गलती की वजह से कितने ही ट्रीटमेंट गलत हो जाते हैं। अगर गीतिका जी को कुछ हो जाता तो हम क्या करते? जिस पेशेंट को इलाज की जरूरत थी उसे इलाज नहीं मिल पाया, और जिन्हें जरूरत नहीं थी वो खामखा बीमारियों का शिकार हो गई, वो भी सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से। आज के आज ही मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगी। इतना कहकर डॉक्टर श्वेता उस लड़के को वहां से भेज देती हैं। बेटा, अब तो नहीं मरने वाली है तू जानती नहीं है कि मैं इस बात को सुनकर कितनी ज्यादा खुश हूँ। डॉक्टर श्वेता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने सारे सच का पता लगाया। इतना कहकर अनु गीतिका को वहां से ले जाती हैं, और अब गीतिका बिना किसी मौत के डर से अपना जीवन बिताती है। वेदिका की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। अपने ससुराल में वो बहुत ही खुश थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दिनेश का परिवार इतना बड़ा है। उससे मिलने के लिए हमेशा कोई न कोई घर पर आया ही रहता था। वेदिका भी सभी से खुश होकर मिला करती। सुबह सुबह का वक्त होता है और सभी बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी डोरबेल बजती है। अरे रुको रुको, आती हूँ। अब क्या दरवाजा ही तोड़ दोगे? पता नहीं इतनी सुबह सुबह कौन आ गया है। सुशीला जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उनकी दूर की ननंद और उनके पति बाहर खड़े हुए हैं। भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे, वो भी इतनी सुबह सुबह? भाभी,
मैं और चिंटू के पापा कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए आ गए यहाँ पर, और अब तो आपके घर नई बहू आई है, तो सोचा हम भी खातिरदारी करवा ले कुछ। अच्छा, तुम लोग यहाँ कुछ दिन रुकने वाले हो? हाँ दीदी, अब तो हम आ गए हैं ना, तो अब रुक कर ही जाएंगे। और बस हम अभी ट्रेन से ही आ रहे हैं। हाँ हाँ, आओ आओ, हम सब भी चाय ही पी रहे थे, तुम लोग भी हाथ मुंह धोकर आ जाओ। इतना कहकर बबीता और उसका पति घर के अंदर आ जाते हैं और खाने की टेबल पर आते हैं। अरे बहू, हम न बहुत थक चुके हैं। तू एक काम कर, जा हमारे लिए आलू के पराठे बना कर ले आ, वो खाएंगे तो अच्छा लगेगा और नींद भी अच्छी आएगी। जी फूफा जी। इतना कहकर वेदिका किचन में जाती है और पराठे बनाकर ले आती है। अरे बहू, एक काम कर, मेरे लिए ना रोटी ही बना दे। वो क्या है ना, पराठे मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है बुआ जी। इतना कहकर वेदिका फिर से किचन में जाती है और रोटी बनाकर ले आती है। भाभी, अब तो हमने अपना पेट भर लिया है, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। एक काम कीजिए, आप अपने और भाई वाला कमरा हमें दे दो, जिसमें एसी लगा हुआ है। अब बबीता और उसके पति की ऐसी बातें सुनकर सभी घर वाले काफी परेशान थे। पहले तो वेदिका को उनकी सेवा करने से किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी, लेकिन अब उसे भी गुस्सा आने लगा था, क्योंकि दोनों हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर परेशान करते ही रहते थे। अरे वेदिका बहू, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है। एक काम करो, ये मुझे दे दो। जब मैं ये साड़ी पहनूंगी ना, मुझ पर बहुत सुंदर लगेगी। मुझे तो ये साड़ी बहुत पसंद आई है। ठीक है बुआ जी, इसे आप ले लेना। अरे बहू, एक काम कर, एक बढ़िया सी चाय बना दे। चाय पीने का अब बहुत मन कर रहा है। एक कप चाय पियेंगे तो मजा आ जाएगा। एक काम कर, साथ में गर्मा गर्म पकोड़े बना लियो, वो खाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अब तो वेदिका यही सोचने लगी थी कि ना जाने ये लोग कब यहाँ से जाएंगे, क्योंकि वो सभी को परेशान करते रहे। उन्हें घर में जो भी चीज अच्छी लगती उसे ही अपने बैग में रख लेते। एक दिन जब बबीता और सुनील पार्क में घूमने के लिए गए होते हैं, तभी मम्मी जी, फूफा जी और बुआ जी यहाँ से कब जाएंगे? अब तो हद ही हो गई है। अरे बहू, मैं खुद भी बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मम्मी जी, इनकी खातिरदारी में दिनेश जी की आधी सैलरी लग जाती है। हर रोज उनके लिए कुछ न कुछ बनाना पड़ता है और बाहर से मंगवाना भी पड़ता है। हाँ वेदिका बहू, मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है अब। अरे सुशीला जी, एक काम कीजिए, जाइए और भाई साहब जो कपड़े लाए थे अपने लिए कल परसों, वो वाले ले आइए। मैं नहाकर वही पहनूंगा। अरे वो कपड़े तो उन्होंने अभी तक नहीं पहने हैं। अरे तो क्या हुआ, अब वो पहने चाहे मैं पहनूं, अब बात तो एक ही है। अब मैं पहनूंगा तो ज्यादा अच्छा लगूंगा। बेशर्म कहीं की, सारी बेशर्मी की हद पारी कर दी इन दोनों ने तो। मम्मी जी, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब बहुत हो गया, इन्होंने तो हद पारी कर दी है। ये तो इस घर में मालिक बनकर रहने लगे हैं। हाँ बहू, अब तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्हें कैसे यहाँ से भगाया जाए। अरे बबीता, तुम वापस कब जा रही हो? वो क्या है ना, तुम्हें इतने दिन हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कहीं तुम्हारे बहू बेटे परेशान न हो रहे हो। अरे भाभी, आप क्यों चिंता करती हो? वहाँ वैसे भी सब ठीक ही होगा। और वैसे भी मुझे पता है आप चाहते हो कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। हाँ हाँ, ऐसा ही है। अब तो सच में हद ही पार हो गई है। मम्मी जी, अब तो मैं इन्हें अपने घर से भगा कर ही रहूंगी। बस अब बहुत हो गया। बहू, तुम ऐसा क्या करोगी जिससे कि ये लोग वापस ही चले जाएं? मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, बस आप देखती जाइए। वेदिका बहू, एक काम करो, आज ना कुछ अच्छा सा बना लो खाने में। अरे बुआ जी, आप इतने दिनों से यहाँ रुकी हुई हो, क्यों ना आज आप हम सबको अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाओ। आखिर हमें भी तो पता चले कि आप कितना अच्छा खाना बनाती हो। अच्छा, तो ठीक है, मैं खाना बनाकर खिलाती हूँ आज तुम्हें। अरे सभी लोग कहाँ हो? जल्दी से आइए, मैंने सबके लिए खाना बना लिया है, बैठकर खाइए। सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं और वेदिका बोलती है, अरे बुआ जी, खाने में तो नमक कम है और सब्जी भी जरा कच्ची रह गई है। एक काम कीजिए ना, आप सभी के लिए दाल बना दीजिए। बबीता ये सुनकर दंग रह जाती है कि अब भाई खाना तो उसने बहुत ही मुश्किल से बनाया था, लेकिन अब वेदिका कह रही है कि सभी के लिए दाल बना लाओ। अब बबीता को तो काटो खून ही नहीं,
लेकिन बेचारी करती भी तो क्या, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे सभी के लिए फिर से दाल बनानी ही पड़ी। अरे वेदिका बहू, अरे वेदिका बहू, कहाँ हो? उठी नहीं हो क्या अभी तक? देखो मैं और फूफा जी उठ चुके हैं तुम्हारे। जल्दी से चाय बना के ले आओ हमारे लिए। बुआ जी, वो क्या है ना, आज तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है। आज तो मेरा पूरा शरीर और पूरा बदन टूट रहा है। अब आप उठ गई हो तो क्यों ना आप सभी के लिए चाय नाश्ता बना दो। अब भाई बबीता फिर से हैरान हो चुकी थी कि ये क्या, बहू तो बीमार है, अब सभी के लिए चाय भी उसे ही बनानी होगी। ठीक है बहू, बना देती हूँ मैं चाय, लेकिन ये तो बता भाभी कहाँ है? बबीता सोच रही थी कि अपनी भाभी से ही सारा काम करा लेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये वेदिका और सुशीला की चाल थी। अरे बुआ जी, माँ जी के घुटनों में आज बहुत दर्द था तो वो दिनेश जी के साथ डॉक्टर के पास गई हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं सभी के लिए खाना बना देती हूँ। बहू, मुझे तुम्हारा ये नेकलेस बहुत पसंद आया। एक काम करो, ये ना मुझे दे दो, मुझ पर बहुत सुंदर लगेगा। बुआ जी, आपको भी अच्छा लग रहा है ना ये? हाँ हाँ बहू, बहुत ज्यादा सुंदर है। ला दे दे मुझे, अब मजा आएगा। बहू ये हार मुझे दे देगी। ये तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए भी सेम यही ऑर्डर कर देती हूँ, और जब डिलीवरी वाला आ जाएगा ना तो आप उसे पैसे दे देना और नेकलेस ले लेना। इतना सुनकर तो बबीता दांतों तले उंगली चबाने लगी। अब उसे समझ आने लगा था कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली और उसका खेल खत्म हो चुका है। सुनो जी, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ये लोग हमारी बेइज्जती करके हमें निकाल दे घर से। अरे ठीक कहती हो, जल्दी से चलते हैं, इससे पहले धक्के मार के निकाले। हम खुद चले जाते हैं। इतना कहकर दोनों अपना सामान पैक करने लगते हैं और अगले दिन जाने की तैयारी करते हैं। अच्छा भाभी, तो हम चलते हैं। आपने हमारी इतनी सेवा की, उसके लिए धन्यवाद। उनके जाने के बाद सुशीला अपनी बहू से कहती है, वेदिका, तुम्हारी वजह से हमारे बिन बुलाए मेहमानों से पीछा छूटा है। इन्होंने तो हमारी नाक में ही दम कर दिया था। और इस तरह से वेदिका के बिन बुलाए मेहमान को अपने घर से भगाने में वो कामयाब भी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।